आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे वहां पर इकट्ठे हैं, कतारों में लगे हैं। और 3 दिन हो गए, हमें आटा नहीं मिल रहा, किराया लेकर भर के आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, घर संभालें, हम आटा लेने हैं, क्या करें? पाकिस्तान आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा है। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है? क्या टेरर इंडस्ट्री की वजह से उसकी ये हालत हुई है? कोई देश डिफॉल्ट या दिवालिया कैसे होता है? किसी देश का दिवालिया होना किसी व्यक्ति या कंपनी के डिफॉल्ट होने जैसा होता है या फिर इसमें कुछ अंतर होता है? डिफॉल्ट होने के बाद किसी देश में कैसे और क्या बदलाव आते हैं? दिवालिया देश की जनता को क्या क्या झेलना पड़ता है? क्या दिवालिया देश की इकोनॉमी दोबारा रिवाइव हो सकती है? यानी पाकिस्तान की यह हालत क्यों हुई और क्या उसकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है? आज हम इन्हीं सब मुद्दों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर सामने आ सके। 76 साल पहले भारत आजाद हुआ और उससे एक हिस्सा अलग होकर नया देश पाकिस्तान बना। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है, जबकि पाकिस्तान गर्त में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की यह हालत क्यों हुई, इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बखूबी बताया भी है। No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. ये साफ हो चुका है कि जिस आतंकवाद और एटम बम के दम पर पाकिस्तान उछलता था, उसे खाकर गुजारा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पेट्रोल से लेकर खाने पीने की चीजों की कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि वहां की जनता फाके करने को मजबूर है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान अगर दिवालिया होता है तो आगे क्या होगा? हम भारतीयों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे आप खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। ऊपर से $1 की कीमत 260 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज उसकी जीडीपी का 89% है। वहीं इस कर्ज में लगभग 35% हिस्सा चीन का है। पाकिस्तान पर चीन का $30 अरब बकाया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो सबसे गहरी चोट हिमालय से भी ऊंची दोस्ती का दम भरने वाले चीन को ही पड़ेगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान कर्ज देने वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF का कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी साख बहुत नीचे गिर जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके बाद कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा, खासकर सऊदी अरब और UAE जैसे देश पाकिस्तान से पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। कुछ डॉलर पाने की आस में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे पाकिस्तान में सियासी बवंडर उठा हुआ है। मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के राजनीतिक दल एकता दिखाने के बजाय पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में है। एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि वो कर्ज नहीं चुका सकती, लेकिन पाकिस्तान के पास कर्ज या उसकी किस्त चुकाने के लिए जरूरी डॉलर नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कर्ज के लेन देन की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। यानी जिस देश के खजाने में जितने ज्यादा डॉलर होंगे उतना ही इकोनॉमिकली वो सेफ और साउंड होगा। जैसे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर से ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान का खजाना 3 अरब डॉलर से नीचे आ चुका है। वैसे मोदी सरकार डॉलर की मोनोपोली को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। जुलाई 2022 में RBI ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी व्यापार का लेन देन रुपए में करने का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत रूस भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार शुरू करने वाला पहला देश बना और अब लगभग 35 देशों ने रुपए में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाई है। अब वापस लौटते हैं पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर। जानकारों के मुताबिक विदेशी कर्ज दुनिया के सभी देशों पर है, वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर जापान हो। असल मुद्दा यह है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। जैसे कोई व्यक्ति जब मकान, दुकान या जमीन खरीदने के लिए बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक सबसे पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर जितना ज्यादा होगा लोन उतनी ही आसानी से मिल जाएगा।
सिविल रिपोर्ट से यह पता चल जाता है कि लोन लेने के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति ने पहले डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है। डिफॉल्ट किया है तो बैंक लोन देने में आनाकानी करने लगते हैं। जिन लोगों ने लोन लिया है वो इस बात को जानते भी होंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फिच और मूडीज देशों की अलग अलग पैमानों के आधार पर रेटिंग घटाती बढ़ाती रहती हैं। असल बात यह है कि देश दिवालिया होते हैं और कई देश तो खुद को कई बार दिवालिया घोषित कर चुके हैं। ग्रीस एक ऐसा ही देश है। माना जाता है कि 377 ईसा पूर्व ग्रीस कर्ज में डूब गया था। इसके बाद ग्रीस 1893 में दिवालिया हुआ। दूसरे विश्व युद्ध से पहले 1932 में तीसरी बार फिर दिवालिया हुआ। साल 2007-8 में जब दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, उस समय ग्रीस के एक बार फिर से दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। इसकी वजह यह थी कि साल 2004 के ओलंपिक में ग्रीस ने जमकर पैसे उड़ाए, जिससे उसके राजकोष में भारी कमी आ गई। लेकिन डरे हुए ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन को खबर नहीं की। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब यह पता चला कि ग्रीस के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो कर्जदाताओं ने ना तो ग्रीस की सरकार को कैद में डाला और ना ही देश को गुलाम बनाया। ठीक ऐसे ही अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाता तो कर्जदाताओं के पास कुछ खास विकल्प नहीं होंगे। दरअसल किसी दिवालिया देश के खिलाफ कर्ज देने वाले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है जहां कर्जदाता जा सके। इसलिए चीन जैसे देश किसी दूसरे देश को कर्ज देते हैं तो वो ज्यादा सख्त शर्तें और ज्यादा ब्याज लगाते हैं। श्रीलंका का उदाहरण सामने है और अब पाकिस्तान भी उसके जाल में फंस चुका है। वैसे दिवालिया देश की सहमति से विदेशों में मौजूद उसकी प्रॉपर्टी की बोली भी लगाई जाती है ताकि नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके। 2012 में अर्जेंटीना की नेवी शिप को घाना में सीज कर लिया गया था। डिफॉल्टर देश कर्ज न मिलने पर आईएमएफ की शर्तें मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी आईएमएफ की शर्तें मानते हुए 170 बिलियन डॉलर की टैक्स उगाही के लिए मिनी बजट लाना पड़ा है। तजुर्बेकार डार का मईशत पर बड़ा वार, हुकूमत का महंगाई बढ़ाने के लिए आइन का सहारा। पार्लियामेंट में मिनी बजट की सूरत में आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। 170 अरब रुपए के नए टैक्स आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान की जनता बुरी तरह बेहाल हो चुकी है। जो आदमी शाम को 5 रुपया कमाता उसका भी मुश्किल है, जो लाख कमाता उसका भी मुश्किल हो गया। सबसे अहम यह है कि डिफॉल्टर होने के बाद किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आना तय माना जाता है। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। लोग घरेलू बैंकों से पैसा निकालकर सुरक्षित देशों की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे में सरकार तय कर देती है कि बैंकों से एक निश्चित रकम ही निकाली जा सके ताकि बैंक खाली ना हो जाएं। साल 2015 में आईएमएफ को 12,000 करोड़ रुपए ना चुकाने पर ग्रीस में पूरे 20 दिन के लिए बैंक बंद कर दिए गए थे। यहां तक कि बैंक ट्रांसफर पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि बैंकों के पास पैसा बना रहे। खुद भारत भी 1990 के दशक में दिवालिया होते होते बचा है। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। तब भारत को 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर उदारीकरण का रास्ता खोल दिया। उन्होंने निजी कंपनियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई ऐसे प्रतिबंध हटा दिए जो पिछले कई दशकों से लागू थे। इन सुधारों की वजह से भारत वैश्वीकरण को अपनाकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बना। इससे लाखों नई नौकरियां पैदा हुई, उद्योग धंधे पनपे और वो संकट टल गया जिसने देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया था। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इससे एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई देश भले ही दिवालिया हो जाए लेकिन उसके उभरने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
खासकर तब जब आबादी युवा हो और सरकार व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में जुट जाए। ऐसे देश को डिफॉल्टर जरूर कहा जाता है ताकि कर्ज देने वाले देश अपने जोखिम पर उससे सौदा करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।